हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 17 चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 17 चैप्टर्स देखें ताकि आपका बेस जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में वो स्ट्रांग हो जाए। पिछले चैप्टर्स में हमने देखा कि हाउ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पेव्ड वे फॉर द बर्थ ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि 1857 के पहले इंडिया इज़ फॉर इंडियंस नाम का स्लोगन नहीं था। देर वर इंडियाज विद इन इंडिया, क्योंकि अलग अलग कॉन्फेडरीज थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, तो एक नेशन का जो नोशन था वो एब्सेंट था। तो कहीं ना कहीं 1857 की रिवोल्ट के बाद इंडियंस में जो है वो जागरूकता आ गई। हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ था। हमने बात की थी द मॉडरेट्स, जो कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ थे। हमने एक्सट्रीमिस्ट फेज भी कवर किया हुआ है, जहां पर लाल बाल पाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे पर्सनैलिटीज़ ने वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का अफेयर्स को उन्होंने डोमिनेट किया। हम आज जो है इस एक्सट्रीमिस्ट और लिबरल्स या फिर जिन्हें गांधीयंस कहते हैं उनके बीच एक छोटा सा एक फेज चला था जिसे रेवोल्यूशनरी टेररिज्म फेज कहा जाता है। देखिए, इससे पहले कि आप कंक्लूजन में जाएं कि ये किस तरीके का टाइटल है या फिर किस तरीके के जो फेज है या फिर यह सच में चला हुआ था कि हम फ्रीडम फाइटर्स को कहीं ना कहीं टेररिज्म के नाम से जोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड के अगले स्लाइड में आपको पता चलेगा कि इस लेसन का नाम ऐसा क्यों रखा गया है और हिस्टोरियंस इस रेवोल्यूशनरी फेज को कहीं ना कहीं क्यों एक्सट्रीमिस्ट से भी एक कदम आगे बढ़कर गिनते हैं। तो आइए आज का चैप्टर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म शुरू करते हैं। तो द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बाद जिन्होंने अपना दबदबा चलाया था वो रेवोल्यूशनरीज थे, यानी कि उनके तौर तरीके वायलेंट तो थे लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने मॉडरेट्स को आउटशाइन किया हुआ था। हमने देखा कि मॉडरेट्स के तरीके जो थे वो हड़ताल, बंद, पिकेटिंग वगैरह तक थे, लेकिन इनसे 2 कदम आगे चलने वाले थे द रेवोल्यूशनरीज, जिन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश ऑफिसरों के दिल में एक टेरर पैदा किया हुआ था। अपने गुरिल्ला वॉरफेयर का टैक्टिक्स वो इस्तेमाल करते थे, कहीं ना कहीं ब्रिटिशों पर डायरेक्ट अटैक्स करते थे और उन्हें मारने की कोशिश करते थे। यानी कि रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट का एक फेज ऐसा था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का जहां पर बात की जाती थी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट ब्रिटिश की। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। The short-lived phase in between extremists and Gandhians was revolutionary terrorism। बिल्कुल, ये शॉर्ट लिव्ड था क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे जो थे वो अपीज नहीं थे। ज़्यादातर लोग जो थे वो इनके तरीकों से सहमत नहीं थे क्योंकि बहुत सा ज़्यादा वायलेंस था कहीं ना कहीं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए ना, रेवोल्यूशनरी क्यों कहा जाता है? रेवोल्यूशनरी बिकॉज दे डिड नॉट believed in mundane or ordinary ways to tackle British rather to outright throw them away through battles and wars। हमने देखा कि मॉडरेट्स का जो फेज था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते थे, वो पिटिशंस की बात करते थे, लेकिन जो थे एक्सट्रीमिस्ट उनसे एक कदम आगे बढ़ गए। वो कहीं ना कहीं वायलेंट तरीके सजेस्ट करते थे, लेकिन इतने भी वायलेंट नहीं कि किसी की जान ली जाए। वो पिकेटिंग, हड़ताल वगैरह का सपोर्ट करते थे लेकिन बैटल और वॉर्स का सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन इस रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की फेस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो आउटराइट ब्रिटिशों पर वॉर करने की बात कर रहे थे कि इफ़ यू वांट टू थ्रो ब्रिटिश अवे फ्रॉम इंडिया इट कैन नॉट बी डन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल और पिटिशन वे और थ्रू जस्ट बाय पिकेटिंग और हड़ताल्स। यू हैव टू अटैक देम, किल देम एंड ड्राइव देम अवे फ्रॉम इंडिया। इसलिए उन्हें रेवोल्यूशनरीज कहा जाता था। अब आइए बात उस वर्ड की करते हैं, टेरर। टेरर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, टेरर वॉज वाइड स्प्रेड इन द हार्ट्स ऑफ मनी ब्रिटिश ऑफिसर्स ओइंग टू गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स एंड सडन अटैक्स दिस ग्रुप यूज टू मेक। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो कहीं ना कहीं, भगत सिंह को भी जो है उन्होंने एग्जीक्यूट किया था टेररिज्म के चार्जेस पर। उन्होंने भगत सिंह को एक टेररिज्म का टैग लगाया हुआ था। आज भी पाकिस्तान के लाहौर के कोर्ट में कई पिटिशंस दाखिल किए जा चुके हैं कि शहीद भगत सिंह पर से जो वो टैग लगाया गया था टेररिज्म का उसे हटाया जाए। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों के लिए ये रेवोल्यूशनरी जो थे वो टेररिस्ट थे। देखिए, वो कहते हैं ना कि वन मैंस हीरो इज अनदर मैंस टेररिस्ट। तो हमारे लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर जैसे जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स थे वो हमारे लिए लीडर्स हैं, लेकिन ब्रिटिशों के लिए देवर टेररिस्ट जो उनके दिलों में टेरर पैदा कर रहे थे। तो ये वर्ड जो है रेवोल्यूशनरी टेररिज्म, ये इस फेस को डिनोट करता है, ना कि किसी आइडियोलॉजी को। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको इस टाइटल का मतलब समझ में आया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि इस फेस का महत्व क्या है।
अबाउट द फेस, आइए इस फेस के बारे में कुछ जान लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस है। ग्रुप्स बिलीविंग इन आर्म्ड रेवोल्यूशन, बिल्कुल ये आउटराइट जो थे वो कहते थे कि ब्रिंग आउट गन्स सो दैट वी कैन किल एंड विन इंडिया, यानी कि वी कैन किल ब्रिटिश एंड विन इंडिया बैक अगेन, एंड अगेंस्ट द रूलिंग ब्रिटिश फॉल इनटू दिस कैटेगरी। तो ग्रुप्स जो बिलीव करते थे कि ब्रिटिशों को खत्म कर दो, वही एक रास्ता है जो हम हिंदुस्तान से उन्हें निकाल सकते हैं, तो ये ग्रुप जो थे वो रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट के ग्रुप्स में आते थे। They opposed to the generally peaceful civil disobedience movements spearheaded by Gandhians। जो ज़्यादातर गांधीयंस उस वक्त सिविल डिसोबीडियंस या फिर अहिंसा वगैरह की बातें करते थे, वो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरीज जो होते थे उनसे ये बातें बिल्कुल भी नहीं जाती थी, क्योंकि वो इसके खिलाफ जाते थे। उन्हें लगता था कि सिविल डिसोबीडियंस वगैरह ये मुंडेन वेस है, हमें एक रेवोल्यूशनरी तरीका इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत है। The revolutionary groups were mainly concentrated in Bengal, Maharashtra, Bihar, the United Province and Punjab. More groups were scattered across India, यानी कि पूरे भारत देश में कहीं ना कहीं ये रेवोल्यूशनरी जो थे, रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो फैले हुए थे, लेकिन उनमें रिजल्ट जो था वो इतना इफेक्टिव नहीं आया कि पूरे देश को वो साथ लेकर चल सके। दिस इज द रीजन वाई समवेयर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट फेज जो था इट इज़ अ सक्सेस एज वेल एज अ फेल्योर। तो आइए चंद रेवोल्यूशनरी टेररिज्म फेस के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जो थे उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है जुगांतर या युगांतर। आइए जानते हैं इसके बारे में। अनुशालीन समिति वॉज अ बंगाली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन in the first quarter of 20th century that supported revolutionary violence as the means for ending British rule in India। ये अनुशालीन समिति जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का बिलीफ ये था कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशों को जो है वो रेवोल्यूशनरी वायलेंस के तरीके से ही उन्हें यहाँ से मार भगा सकते हैं। आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल वेस वगैरह से ये बात नहीं सुनने वाले। तो कहीं ना कहीं युगांतर या जुगांतर जो पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसी अनुशालीन समिति से अपना रूट कॉज देखता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीलिम्स में भी इसका सवाल पूछा गया है। अनुशालीन समिति। The organization arose from a conglomeration of local youth groups and Jim अखाड़ा in Bengal in 1902। तो देखिए कितना एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लोकल यूथ जो जिम में अखाड़े में जो जमा होते थे वहाँ से अनुशालीन समिति की पैदाइश होती है। द युगांतर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय लीडर्स लाइक अरविंदो घोष। हमने इनके बारे में एक्सट्रीमिस्ट में भी पढ़ा, तो कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट से देखिए इन्होंने डायरेक्ट जंप मार दिया रेवोल्यूशनरी वायलेंस में। His brother बरेन घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता, राजा सुबोध मल्लिक इन अप्रैल 1906। तो कहीं ना कहीं अनुशालीन समिति से ही जुड़कर युगांतर की पैदाइश होती है। Several युगांतर members were arrested, hanged or deported for life to cellular jails in अंडमान। कई इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके ब्रिटिशों पर अटैक्स भी किए थे। तो एक दर एक ब्रिटिश उन्हें टारगेट करता गया और उन्हें एलिमिनेट करता गया। Along with 21 revolutionaries, they started to collect arms, explosive and manufactured bombs। तो देखिए आउटराइट एक बैटल और वॉरफेयर के लिए जो है वो तैयारी की जा रही थी। तो उसी इंपॉर्टेंट युगांतर पार्टी से रिलेटेड और अनुशालीन समिति से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट जो इवेंट चला वो था चिटागोंग आर्मरी रेड। आइए इसके बारे में जानते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। It was an attempt on 18th April 1930 to raid the armory of police and auxiliary forces from Chittagong Armory in Bengal Presidency of British India, now in Bangladesh, by armed Indian independence fighters led by सूर्य सेन। आप पिक्चर देख सकते हैं, ये सूर्य सेन की पिक्चर है। दरअसल आर्मरी जो थी वो ट्रांसपोर्ट किया जाती थी वाया रेलवेज फ्रॉम चिटागोंग जो आज के बांग्लादेश में है, वहाँ से बंगाल को वो ट्रांसपोर्ट की जाती थी। तो सूर्य सेन और बाकी के जो रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर्स थे, रेवोल्यूशनरी वायलेंस में जो यकीन रखते थे, उन्हें गन्स वगैरह की तो ज़रूरत पड़ती थी। तो हाईटेक गन्स, उस ज़माने के जो गन्स या फिर आर्मरी जो होती थी वो ब्रिटिश के हाथ में होती थी। तो उन्होंने प्लान किया कि चिटागोंग आर्मरी से जो ट्रेन निकलती है हम उसे रेड कर सकते हैं ताकि हमें वेपन्स मिल जाए, ताकि हमें जितनी भी आर्मरी चाहिए बाकी के पूरे देश में ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए वो हमें मिल जाए। तो ये सूर्य सेन जी की लीडरशिप में ये रेड हुई थी। They were inspired by 1916 ईस्टर राइजिंग्स इन आयरलैंड एंड लेड बाय सूर्य सेन। 1916 में आयरलैंड में भी इसी तरीके के ब्रिटिश राज के खिलाफ, वहाँ पर जो ब्रिटिश रूल चल रहा था उसी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ आयरलैंड वालों ने भी अपनी आवाज़ उठाई थी। सिमिलर काइंड ऑफ इंसिडेंट वहाँ पर भी हुआ था। तो इन्होंने अपना इंस्पिरेशन उस ईस्टर राइजिंग इन आयरलैंड से जो है वहाँ से अपना इंस्पिरेशन लिया हुआ था। Upon learning of the situation, the Europeans were able to get the alarm out to troops.
विच द रेवोल्यूशनरी हैड नॉट एक्सपेक्टेड। तो इन्हें कहीं ना कहीं पता चल गया ब्रिटिश वालों को कि सूर्य सेन एंड हिज आर्मी वॉज समवेयर गोइंग टू अटैक द आर्मरी, समवेयर दे वर गोइंग टू अटैक अस एंड टेक आवर वेपन्स। तो उन्होंने अपने ट्रूप्स को इतला कर दी, लेकिन यह बात रेवोल्यूशनरीज को पता ना थी। After the raids, the revolutionaries gathered outside the police armory, where Sen took a military salute, hoisted a national flag and proclaimed a provisional revolutionary government। तो इन्होंने रेड मारी, सक्सेसफुल रेड हुई और पुलिस आर्मरी के बाहर जो है सूर्य सेन ने इंडिपेंडेंस काइंड ऑफ थिंग को प्रोक्लेम किया कि भाई ये अब ये प्रोविजनल रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट यहाँ पर है चिटागोंग की जगह पर। द ग्रुप वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड एंड ईच एंड एवरी वन हंटेड डाउन। Surya Sen along with Tarakeshwar Dastidar were hanged by British administration on 12 January 1934 after inhuman torture in prison। तो उन्होंने रेड तो मार ली, थोड़े बहुत उन्होंने अपने वेपन्स भी जमा कर लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं यूरोपियन ट्रूप्स वर सक्सेसफुल। इस पूरी रेड को स्टॉप करने में 100% सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तो ज़रूर था। तो बाद में जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एक दर एक उन्हें टारगेट करती गई, अटैक करती गई और आखिर में सूर्य सेन को मौत के घाट उतारा गया। तो इससे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट जो था, यानी कि चिटागोंग आर्मरी रेड का इवेंट कंप्लीट होता है। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये अनदर इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज था रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। आइए इसके बारे में जानते हैं। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की पिक्चर है। Established in October 1924 in Kanpur, UP by revolutionaries like Rama Prasad Bismil, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद एक्सेट्रा। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन था जो रेवोल्यूशनरी तरीक़ों में यकीन करता था कि ब्रिटिशों को मार भगाना है तो उन्हें अटैक करना होगा डायरेक्टली, वेपन्स की ज़रूरत है, एक्सट्रीम वायलेंस की ज़रूरत है, तभी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सकता है। The aim of the party was to organize the armed revolution to end the colonial rule and established a federal republic of United States of India। यानी कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स या फिर अलग अलग प्रोविजंस थे, मद्रास प्रोविंस था, बॉम्बे प्रोविंस था, अलग अलग जो प्रोविंस थे, इन सभी को मिलाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाना चाहते थे चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी ब्रिगेड। Chandrasekhar Azad reorganized the Hindustan Republican Association under its new name of Hindustan Socialist Republican Army after the death of his founder Rama Prasad Bismil। द ककोरी कॉन्स्पिरसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट है रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। कई बार प्रीलिम्स में भी इसका सवाल पूछा गया है। इट वॉज अ ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस बिटवीन ककोरी नियर लखनऊ on 9th August 1925 during the Indian independence movement against British Indian government। तो जस्ट लाइक चिटागोंग आर्मरी की रेड थी, उसी तरीके से ककोरी कॉन्स्पिरसी भी इसी तरीके का था, जहां पर वो अटैक करने वाले थे ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, यानी कि उस वक्त को इंडिया पर ब्रिटिश राज चल रहा था। तो ये ककोरी जो था वो गांव था लखनऊ के पास। तो ये रॉबरी जो थी, ट्रेन की रॉबरी, ये 9 अगस्त 1925 को प्लान की गई थी। द रॉबरी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि उस वक्त राम प्रसाद बिस्मिल जी के लीडरशिप में चल रहा था। पिक्चर देख सकते हैं, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की पिक्चर है। द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड मनी फॉर परचेज ऑफ वेपनरी। बिस्मिल एंड हिज पार्टी डिसाइडेड टू प्लंडर अ ट्रेन ऑन वन ऑफ द नॉर्थर्न रेलवे लाइन्स। तो कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस के तरीक़ों में ये बिलीव करते थे, वायलेंस की बहुत ज़रूरत थी, गन्स वगैरह आर्मरी की भी ज़रूरत पड़ती थी। तो इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम एक ट्रेन लूट लेते हैं, वहाँ से जो कुछ भी पैसा आएगा हम उससे जो है आर्मरी खरीद सकते हैं ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ने के लिए। तो रामा प्रसाद बिस्मिल जी ने अपना लीडरशिप दिया इस ट्रेन कॉन्स्पिरसी में। इट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहरी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती। तो और भी कई इंपॉर्टेंट नाम थे इससे रिलेटेड। तो ये कहीं ना कहीं ककोरी कॉन्स्पिरसी भी एक सक्सेस ही थी। तो लेकिन बाद में जिस तरीके से हमने देखा कि ब्रिटिश जो थे वो इन रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस लीडर्स को वो टारगेट करते थे और अकेला कर उन्हें मारने की कोशिश करते थे, यानी कि दे यूज्ड टू रन बिहाइंड देम एंड दे यूज्ड टू हंट देम डाउन। तो डेथ सेंटेंस दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहरी और अशफाकुल्ला खान जी को। देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश कोर्ट डिसीजन ऑल ओवर द कंट्री। तो आइए जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स और इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी लीडर्स, इट वाज भगत सिंह। तो आइए जानते हैं भगत सिंह और उनके डेयर के बारे में, उनके करेज के बारे में। द डेथ ऑफ लाला लजपत राय ब्रॉट हिम इन दिस फोल्ड। लाला लजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया था जब वो एक प्रोसेशन में पार्ट ले रहे थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, तो उनकी डेथ हुई थी। तो कहीं ना कहीं उनके डेथ से नाराज थे भगत सिंह।
भगत सिंह इससे पहले जो थे वो मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट में थे, तो उन्होंने भी डायरेक्टली जंप किया, रेवोल्यूशनरी वायलेंस में भरोसा किया कि इतने बड़े लीडर को जो है ब्रिटिश राज ने मार दिया, तो कहीं ना कहीं बदला लेने की ज़रूरत तो थी। तो ही जंप्ड इन दिस रेवोल्यूशनरी फेज बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। In December 1928, Bhagat Singh and his associate Shivaram Rajguru fatally shot a 21-year-old British police officer, John Saunders, in Lahore, British India, mistaking Saunders, who was still on probation, for the British police superintendent James Scott, whom they had intended to assassinate. तो जेम्स स्कॉट जो थे वो दरअसल वो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनके ऑर्डर में लाठीचार्ज की वजह से लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। तो दरअसल भगत सिंह और उनके एसोसिएट राजगुरु जो थे वो जेम्स स्कॉट को मारना चाहते थे, लेकिन मिस्टेकनली उन्होंने जो है जॉन सैंडर्स नाम के एक 21 साल के ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी थी। सिंह वॉज देयर आफ्टर ऑन द रन फॉर मेनी मंथ्स। तो इसके बाद वो जो थे वो हाइडिंग में चले गए थे, कई महीनों तक वो दिखे नहीं। एंड नो कन्विक्शन रिजल्टेड एट दैट टाइम, सरफेसिंग अगेन इन अप्रैल 29 ही एंड अनदर एसोसिएट भुतकेश्वर दत्त एक्सप्लोडेड 2 इम्प्रोवाइज्ड बॉम्ब्स इनसाइड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। आज का जो पार्लियामेंट हॉल है, सेंट्रल पार्लियामेंट हॉल, वहाँ पर अपने साथियों के साथ भगत सिंह ने 1929 में एक बॉम्ब फोड़ा था। हालांकि वो बॉम्ब फेटल नहीं था, एक मैसेज देने के लिए था। Awaiting trial, Singh gained much public sympathy after he joined fellow defendant जतिन दास in hunger strike। तो देखिए जेल में जाने के बाद भी जो है वो अपने रेवोल्यूशनरी तरीकों को छोड़ नहीं रहे हैं। वहाँ पर भी एक फ्रीडम फाइटर जतिन दास जो ऑलरेडी इनह्यूमन तौर तरीकों से जो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स जो जेल में थे उन्हें ट्रीट करते थे, उसके खिलाफ जतिन दास ने आवाज़ उठाई थी। तो भगत सिंह जतिन दास के साथ भी हंगर स्ट्राइक कर रहे थे जेल में आफ्टर हिज कन्विक्शन, demanding better prison conditions for Indian prisoners and ending in Das deaths from starvation in September 1929। तो जतिन दास जी की मौत हो गई थी सितंबर 1929 में। Singh was convicted and hanged in March 1931 at a very young age of 23 years। तो इस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पर्सनैलिटी जो थे भगत सिंह, उनका अंत होता है इस इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एट अ वेरी यंग एज ऑफ 23 ईयर्स। गदर पार्टी, हमने जितने भी अब रेवोल्यूशनरी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बातें देखी वो विद इन इंडिया थी, लेकिन इंडिया के बाहर भी जो था वो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। It was a predominantly Sikh organization that started operating abroad in 1931 with a view to do away with British rule in India। तो ज़्यादातर USA और कनाडा में जो था इनका बेस था। ये ज़्यादातर सिख्स थे, सिख जो हैं वो थे। तो प्रीडोमिनेटली सिख ऑर्गेनाइजेशन था जो 1913 में बना गया था ताकि ब्रिटिश रूल, इंडिया में ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर सके। द पार्टी कोलैबोरेटेड विथ रेवोल्यूशनरीज इनसाइड इंडिया एंड हेल्प देम गेट आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। तो देखिए बाहर रहकर वो अंदर रहने वाले रेवोल्यूशनरीज की मदद कर रहे थे। लाला हरदयाल, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये श्री लाला हरदयाल जी की पिक्चर है। लाला हरदयाल वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द पार्टी एंड प्रोमोटर ऑफ गदर न्यूज़पेपर। तो गदर पार्टी और गदर न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश किया गया था और लाला हरदयाल जी जो थे वहाँ के कार्यकर्ता थे। द कोमागाटू मारा इंसिडेंट, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, दरअसल कोमागाटू मारा जो है वो एक शिप का नाम है, उसमें चंद इंडियंस थे। तो वो इंडियंस ज़्यादातर सिख्स थे, कुछ 350 नंबर तक जो थे वो इंडियंस उसमें थे, ज़्यादातर सिख्स, 25 या 27 मुस्लिम थे, 11 हिंदूस वगैरह थे। तो दरअसल ये कनाडा में उतरने की कोशिश कर रहे थे, कनाडा। तो ये इनका शिप जो था वो वया हांगकांग जापान होते होते कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स टच करके कनाडा जाता है। लेकिन कनाडा जाने के बाद जो है वहाँ पर उन्हें बोर्ड करने का, यानी कि वहाँ से अनबोर्ड होने का, नीचे उतरने का परमिशन नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ पर कनाडा में भी जो थे उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट था, कनाडा भी उस वक्त ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इंडिपेंडेंस नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं दिस रिजल्टेड इन डेथ्स ऑफ मेनी ऑफ इंडियंस। तो वहाँ से शिप को वापस भेजा गया। तो बहुत ही बुरी हालत में थे इंडियंस उस वक्त। द कोमागाटू मारा इंसिडेंट इन 1914 इंस्पायर्ड सेवरल थाउजेंड इंडियंस रिसाइडिंग इन USA टू सेल देयर बिजनेसेस एंड रश होम टू पार्टिसिपेट इन द एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज इन इंडिया। तो ये कोमागाटू मारा इंसिडेंट के बाद कई इंडियंस जो यूनाइटेड स्टेट्स कनाडा में रह रहे थे उन्होंने अपने बिजनेस वगैरह छोड़ कर हिंदुस्तान आने का डिसीजन लिया ताकि ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ सके। द पार्टी हैड एक्टिव मेंबर्स इन इंडिया, मैक्सिको, जापान, चाइना, सिंगापुर एक्सेट्रा। तो गदर पार्टी की पहुंच देखिए कितनी दूर दूर तक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 इट वॉज अमॉन्ग द चीफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरसी,
यानी कि उस वक्त ब्रिटिशों के खिलाफ वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मन्स लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं गदर पार्टी के जो हिंदूज थे उन्होंने अपना समर्थन दिया था जर्मन को। तो हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेसी हुई थी ब्रिटिश राज के खिलाफ। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी रेवोल्यूशनरी टेररिज्म फेज़ के बारे में। आई होप कि आपको लेसन पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।